नमस्कार दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और तीसरे वंश की शुरुआत आज हम करेंगे तुल्लु वंश। 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 23 होगा, तो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले आपने संगम वंश पढ़ लिया, संगम वंश के बाद साल्लु वंश आया। तो साल्लु नरसिंह जिसने साल्लु वंश की स्थापना की थी, उसने बलपूर्वक संगम वंश को समाप्त करके साल्लु वंश की स्थापना की थी। तो इसी घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम बलापहार, मतलब बलपूर्वक एक वंश को समाप्त करके दूसरे वंश की स्थापना करना। वैसे ही वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करने के बाद तुल्लु वंश शुरू किया था, अर्थात साल्लु वंश को समाप्त करके तुल्लु वंश शुरू किया था। तो ये द्वितीय बलापहार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय बलापहार। ठीक है, ये दूसरी ऐसी घटना थी जो बलपूर्वक एक वंश को समाप्त करके दूसरा वंश शुरू किया गया है, तुल्लु वंश। तुल्लु वंश की शुरुआत नरसिंह के द्वारा हुई थी, वीर नरसिंह के द्वारा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। साल्लु वंश की स्थापना साल्लु नरसिंह के द्वारा हुई थी। साल्लु नरसिंह की जब मृत्यु होती है तो उसके दोनों बेटे थे, वो छोटी उम्र के थे। हालांकि थीमा की हत्या कर दी गई थी और इसका जो छोटा भाई था इमाड़ी नरसिंह, ये भी छोटी उम्र का था। इसी कारण से नरसा नायक, जो साल्लु नरसिंह की सेना में एक बहुत अच्छे पद पर थे, तो नरसा नायक संरक्षक बनता है। इमाड़ी नरसिम्हा राय का संरक्षक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, संरक्षक के रूप में ये कार्य करता है। तो 1491 से 1503 तक तुल्लु नरसा नायक ही मुख्य रूप से शासक रहता है। नाम केवल नरसिम्हा राय का होता है, इमाड़ी नरसिम्हा राय का होता है, नाम केवल ऐसा होता है, लेकिन सारी शक्ति नरसा नायक के हाथों में होती है। तो विवाद तब होता है 1503 में, जब नरसा नायक की मृत्यु हो जाती है। तब गद्दी को लेकर वीर नरसिम्हा राय, जो कि नरसा नायक का बेटा था, और इमाड़ी नरसिम्हा राय, इन दोनों के बीच में विवाद होता है। इमाड़ी नरसिम्हा राय का कहना था कि शासन मेरा ही है तो मैं ही संभालूंगा। वहीं वीर नरसिम्हा राय कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने सब कुछ किया है तो उत्तराधिकारी मैं बनता हूँ। हालांकि 1503 से लेकर 1505 तक गद्दी पर इमाड़ी नरसिम्हा राय थे। लेकिन इमाड़ी नरसिम्हा राय की हत्या करने के बाद वीर नरसिम्हा राय ने 1505 ईस्वी में एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे तुल्लु वंश कहते हैं। वही हम पढ़ने वाले हैं, तुल्लु वंश। ठीक है, और साल्लु नरसिंह थे, इन्हीं के टाइम पीरियड पर बहमनी साम्राज्य का विखंडन होना शुरू हो गया था। बीजापुर देख रहे हैं आप, ये अहमदनगर देख रहे हैं, और आप बरार देख रहे हैं ना। 1490 के आसपास ये अलग हो चुके थे। आगे चलकर गोलकुंडा भी अलग हो जाएगा और बीदर 1527 ईस्वी में फाइनली अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसके बाद तुल्लु वंश की शुरुआत होती है। तुल्लु वंश हालांकि 1505 से 1570 तक है। 1565 मैंने इसलिए लिखा हुआ है, अभी आपको जब राम राय और सदाशिव के बारे में पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि 65 क्यों लिखा है। तो तुल्लु वंश 1505 से 1570 तक आपको कहीं कहीं दिखेगा, कहीं 1505 से 1565 दिखेगा। इसका कारण ये है कि तुल्लु वंश 1505 से 1565 तक वास्तविक रूप से काम करता है, और 1565 से 1570 के बीच ऐसी स्थिति होती है कि ना तुल्लु वंश का कह सकते हैं शासन, ना आरवीडू वंश का कह सकते हैं। वो घटना क्या थी आगे चलकर आपको मालूम पड़ेगा, जब एक बहुत भयानक युद्ध होने वाला है आगे। तो फिलहाल ये जानिए, वीर नरसिम्हा राय ने 1505 ईस्वी में तुल्लु वंश की स्थापना की। 1503 और 1505 के बीच, 1503 से लेकर 1505 के बीच में ये स्ट्रगल इन्होंने किया सत्ता को लेकर इमाड़ी नरसिम्हा से। उसके बाद 1505 में ये गद्दी पर बैठते हैं, तुल्लु वंश की ये स्थापना करते हैं। तो वीर नरसिम्हा राय, इसके बाद इनके छोटे भाई कृष्णदेव राय, सबसे महान शासक हैं। कृष्णदेव राय सबसे महान शासक हैं। एक शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का काम होता है, वही विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का काम है।
कृष्णदेव राय हटा दीजिए तो समझ लीजिए विजयनगर साम्राज्य में कुछ बचता ही नहीं। 90% जो चांस है पूछे जाने योग्य जो प्रश्न है वो कृष्णदेव राय से ही बनते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो कृष्णदेव राय के बाद इनका जो चचेरा भाई था अच्युत देव राय, वो गद्दी पर बैठेगा। अच्युत देव राय के बाद कुछ दिनों के लिए अच्युत देव राय का बेटा वेंकट प्रथम गद्दी पर बैठता है, लेकिन जल्दी ही गद्दी सदाशिव राय को मिल जाती है, जो कि कृष्णदेव राय का बेटा था। ये गद्दी सदाशिव राय को राम राय की सहायता से मिलती है। राम राय दामाद थे कृष्णदेव राय के, ये दामाद थे। और 1565 ईस्वी में इनको बुरी तरीके से मार दिया जाता है तालीकोटा के युद्ध में, वो आगे हम पढ़ेंगे ही अभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर नरसिम्हा राय के बारे में पहले देख लीजिए, जिन्होंने तुल्लु वंश की स्थापना की थी। ये सबसे पहले तुल्लु वंश के संस्थापक हैं। इनकी एक उपाधि है भुजबल। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है इनके बारे में आपको। अब बात करेंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड 1509 से 1529 ईस्वी तक रहता है। 1509 से 1529 ईस्वी तक रहता है। अब अपने दिमाग में सब कुछ बैठा लीजिए कि क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं। कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठे हैं 1509 ईस्वी में, तो अब तक क्या क्या हो चुका है। बीजापुर अलग हो चुका है, अहमदनगर अलग हो चुका है और बरार अलग हो चुका है। गोलकुंडा आगे जाकर अलग हो जाएगा। और जो बीदर है, यहाँ पर 1492 के बाद यहाँ पे जो बहमनी शासक हैं बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और सारी वास्तविक जो शक्ति है बहमनी के जो वजीर हैं उनके पास है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं ना उनके पास पूरी शक्ति है। बस ये कठपुतली के रूप में अब हो गए थे 1492 के बाद जो है बहमनी साम्राज्य के शासक। उनकी सहायता की जाएगी कृष्णदेव राय के द्वारा। अभी हम आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले ये देख लीजिए, बाबर 1526 ईस्वी में उसने पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। तो मुग़ल वंश की जब स्थापना बाबर ने की, तो बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी या बाबरनामा। उसमें उसने ये कहा है कि पूरे इंडिया में सबसे महान जो हिंदू शासक है वो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड आप देख ही रहे हैं। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पर दिल्ली सल्तनत समाप्त भी हो गया था और नया साम्राज्य आ गया था जो है मुग़ल वंश। तो अगर मैं कहूँ अपने टाइम पीरियड पर पूरे इंडिया के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ही थे, इसमें भी कोई अचंभव वाली बात नहीं है। बहुत महान शासक थे ये। इनकी कुछ उपाधियां हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं। जितनी भी बातें मैं इनके बारे में बता रहा हूँ तो सब आप सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिएगा। कृष्णदेव राय ने कई उपाधियां ग्रहण की थी, जैसे आंध्र भोज इनकी उपाधि दी थी, अभिनव भोज और यवन राज स्थापनाचार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है, यवन राज स्थापनाचार्य। ये इन्होंने कब ग्रहण की थी? जब बीदर में जो बहमनी शासक महमूद शाह बहमनी द्वितीय थे उनकी सहायता की थी। मैंने बताया ना कि अब तक क्या हो चुका था, अहमदनगर बीजापुर बरार अलग हो गए हैं। ये छोटा सा साम्राज्य बहमनियों का बचा है और गोलकुंडा भी आगे चलकर स्वतंत्र होने वाला है। तो कहने का भाव ये है कि 1492 के बाद बहमनी नाम मात्र ही शासन कर रहे थे। अपने बुजुर्गों के द्वारा जो साम्राज्य फैला दिया गया था उसी की इज्जत रख के लोग इनको गद्दी पर बैठा रहे थे। वैसे इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। वैसे ही महमूद शाह बहमनी द्वितीय के टाइम पीरियड पर इनका जो वजीर था अमीर बरीद, इसी के पास सभी शक्ति थी वास्तविक। तो अमीर बरीद ने महमूद शाह बहमनी द्वितीय को, जो सुल्तान था, शासक था बहमनी का, इसको कैद कर लिया था। तो कृष्णदेव राय ने इसकी सहायता की थी, इसको मुक्त करवाया था अमीर बरीद के चंगुल से। इसी कारण से कृष्णदेव राय ने ये काम करने के बाद यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य, एक नया राज्य का स्थापना करवाया उन्होंने। इस तरीके से अपने आप को उन्होंने इस उपाधि से नवाजा, यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है, याद हो जाएगा। गजपति शासक प्रताप रुद्र देव को कम से कम उन्होंने 4 बार हराया था, 1513 से लेकर 1519 ईस्वी तक। जो उड़ीसा के गजपति वंश चलता आ रहा था ना,
तो वहाँ पे उस समय गजपति शासक इनके टाइम पीरियड पे प्रताप रुद्र थे। कौन थे? प्रताप रुद्र। उनको कम से कम 4 बार हराया। तो 4 बार हारने के बाद प्रताप रुद्र ने आखिर में आगे चलकर कृष्णदेवराय से अपनी बेटी की शादी करवा दी। प्रताप रुद्र की पुत्री का शादी कृष्णदेवराय के साथ हो गया। पुर्तगाली जो थे ना, वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कृष्णदेवराय के साथ कि संधि कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, लेकिन कृष्णदेवराय उनकी नहीं सुन रहे थे। वो उन्होंने कब सुना? जब पुर्तगालियों ने बीजापुर से 1510 ईस्वी में जो है गोवा छीन लिया था। पुर्तगालियों ने बीजापुर से जब 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था, तब कृष्णदेवराय को लगा कि हाँ, अब गोवा इनके हाथ में आ गया है और अच्छी क्वालिटी के घोड़ों का व्यापार वहीं से अधिक होता है। तो इस कारण से उन्होंने पुर्तगालियों से 1510 के बाद संधि कर ली थी। ठीक है। और 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे, उनका नाम याद रख लीजिए, बारबोसा और डोमिंगो पायस। बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड पर विजयनगर की यात्रा पर आए थे। इसके अलावा बीजापुर को हराकर इन्होंने रायचूर पर कब्जा कर लिया। अब तक रायचूर हाथों से निकल चुका था विजयनगर साम्राज्य के, लेकिन कृष्णदेवराय जब आए, उन्होंने एक युद्ध लड़ा 1520 में, जिसे बैटल ऑफ रायचूर कहा जाता है। ये आप जानते हैं कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी और इधर तुंगभद्रा नदी, इसके बीच का जो स्थान है वो रायचूर दोआब है। तो रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया गया था कृष्णदेवराय के द्वारा। कृष्णदेवराय खुद तो विद्वान थे ही, और उनके संरक्षक में, उनके दरबार में भी कई विद्वान थे, जिनमें से 8 विद्वान बहुत फेमस हैं, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये तेलुगु साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध 8 विद्वान हैं। इनका नाम आप याद रख लीजिए। अगर सभी का नाम ना याद कर पाएँ तो 2 नाम जरूर याद कर लीजिए, अल्सनी पेंडन और तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी एक रचना है, परीक्षा में पूछी जाती है, पांडुरंग महात्म। इसके अलावा नदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, धूजोटे, बौद्धगिरी बल्लनम, अच्युतराज रामचंद्र, जिंगली सूरत। तो ये 8 साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, जो इनके दरबार में रहा करते थे। मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, कृष्णदेवराय खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक है आमुक्त मालपद तेलुगु भाषा में, जबकि जाम्बवती, कल्याणम और उषा पर्णे ये संस्कृत भाषा में है। कृष्णदेवराय की जो प्रमुख रचनाएं हैं, 2 तो याद कर लीजिए कम से कम, आमुक्त मालपद और जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इन्होंने अपनी माता के नाम से कर्नाटक में एक नगर की स्थापना की थी, नागलपुर। नागल इनकी माता का नाम था, उन्हीं के नाम से नागलपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी कर्नाटक में। इस नागलपुर को हॉस्पेट नगर भी कहा जाता था। ठीक है, इस नागलपुर नगर को हॉस्पेट नगर भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने 2 मंदिर बनवाए थे, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए थे, कर्नाटक में ही हैं ये दोनों, हजारा मंदिर और विट्ठल मंदिर। ये ऊपर वाला हजारा मंदिर है और इधर ये विट्ठल स्वामी मंदिर है। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय के ही टाइम पीरियड पर हुआ है। ये तस्वीर है कृष्णदेवराय की, देख लीजिए ये। और कृष्णदेवराय की 1529 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1524 ईस्वी तक इन्होंने लगभग अपने सभी शत्रुओं को धूल चटा दी थी। एक तरीके से इनका साम्राज्य बढ़ चुका था। इसी कारण से 1524 ईस्वी में ही इन्होंने अपने बेटे तिरुमला राय को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उसे गद्दी पर भी बैठा दिया था। लेकिन इनके जीते ही इनके बेटे को किसी ने जहर दे दिया, इसी कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होने वाली होती है 1529 ईस्वी में, तो कृष्णदेवराय का जो बेटा है सदाशिव राय, ये बहुत छोटी उम्र का था। इसी कारण से कृष्णदेवराय ने अपने जो है चचेरे भाई अच्युत देव राय को गद्दी पर बैठा दिया। 1529 से 1542 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहते हैं। इन्हीं के टाइम पर, अच्युत देवराय के टाइम पीरियड पर, एक पुर्तगाली यात्री बहुत ही फेमस है, नूनीज, ये भारत आया था 1535 ईस्वी में। 1537 तक ये रहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और अच्युत देवराय के बारे में ये है कि 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। आंध्र प्रदेश में जगह है तिरुपति
और कालाहस्ती, यहाँ पर 2 बार अच्युत देव राय के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया था अपना। और राजनाथ डिडिम ये दरबारी कवि थे अच्युत देव राय के। अच्युत देव राय के दरबारी कवि तो कौन थे? राजनाथ डिडिम, याद कर लीजिएगा। अच्युत देव राय के बाद इनका बेटा वेंकट प्रथम कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन जल्दी ही राम राय की सहायता से सदाशिव राय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। सदाशिव राय कृष्णदेव राय के बेटे थे और राम राय ये दामाद थे। ये कृष्णदेव राय के दामाद थे। लेकिन सदाशिव राय नाम मात्र के ही शासक होते हैं, सारी शक्ति राम राय के ही हाथों में होती है। सारी शक्ति राम राय के ही हाथों में होती है और बहुत अच्छे से वो अपना शासन वासन चलाते हैं। बहुत अच्छे से शासन वो अपना चलाते हैं। ठीक है। और मेन गलती राम राय की ये थी ना, इन्होंने अपनी सेना में बहुत सारे मुसलमानों को नियुक्त कर लिया था जो बहमनी साम्राज्य से आए थे, जैसे बीजापुर के थे, बीदर के थे, गोलकुंडा के थे। वहाँ के जो सैनिक थे वहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ आए थे, उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। ऐसे ही 2 भाई गिलानी भाई जिन्हें कहा जाता है, गिलानी ब्रदर्स, इन भाइयों को बहुत मुख्य पदों पर बैठा दिया था राम राय ने, और यही आगे चलकर धोखा देते हैं गिलानी ब्रदर्स। और होता यह है कि 1565 ईस्वी में ये बीजापुर आप देख रहे हैं और ये बीदर देख रहे हैं, गोलकुंडा देख रहे हैं, अहमदनगर देख रहे हैं, ये चारों एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम अटैक करते हैं विजयनगर के ऊपर, विजयनगर साम्राज्य पर अटैक करते हैं। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, या इसे बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। ये तीनों अलग अलग जगह के नाम हैं, आसपास वाले क्षेत्र में ही पड़ते हैं, एक दूसरे के आसपास ही हैं। ठीक है। तो ये युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ तो विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय और सदाशिव राय, ये दोनों की जॉइंट सेना थी, और दूसरी ओर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के जो है सभी सैनिक थे। फिर भी ये ऐसा इतिहासकार बताते हैं मजबूत सेना विजयनगर की ही थी, लेकिन गिलानी ब्रदर्स जो थे इन्होंने ऐन मौके पर धोखा दे दिया, जिस कारण से विजयनगर साम्राज्य को हार का मुंह देखना पड़ा। और अहमदनगर का जो उस समय सुल्तान था हुसैन निजाम शाह प्रथम, इसने राम राय की हत्या कर दी, गला काटकर हत्या कर दी। ठीक है, गला काटकर हुसैन निजाम शाह प्रथम ने हत्या कर दी। कब? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में जब 1565 ईस्वी में राम राय की हत्या कर दी गई है, सदाशिव राय बचे हुए हैं, तो राम राय का जो भाई है तिरुमल, वो सदाशिव को उस युद्ध भूमि से पकड़ता है, कहता है कि यहाँ से निकल चलो नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। तो सदाशिव राय को लेकर चला जाता है। कहाँ लेकर चला जाता है? पेनकोंडा लेकर चला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जगह है पेनकोंडा, वहाँ लेकर चला जाता है। तो ये याद रखिए। तो इसलिए तुल्लु वंश को हम मानते हैं कि 1565 ईस्वी में समाप्त हो गया था। 1565 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक ऐसा कई इतिहासकार बताते हैं कि सदाशिव राय के नाम पर तिरुमल शासन कर रहा था। तो नाम तो था सदाशिव राय का, लेकिन वास्तविक रूप से तिरुमल ही शासन कर रहा था। तो 1565 से 1570 के बीच में किसका शासन था मुख्य रूप से, इसको लेकर मतभेद है। तो कई इतिहासकार बताते हैं कि सदाशिव राय गद्दी पर था। तो अगर सदाशिव राय है तो तुल्लु वंश 1505 से 1565 मान लीजिए। अगर तिरुमल था तो 1565 था कि तुलु वंश चलेगा। उसके बाद क्योंकि तिरुमल एक नए वंश की शुरुआत करेगा, आरवीडू वंश। किस वंश की शुरुआत करेगा? आरवीडू वंश। तिरुमल 1570 में सदाशिव राय की हत्या करेगा, तो उसके बाद ये आरवीडू वंश की स्थापना करेगा। तो कहने का भाव ये है कि 1565 से 1570 का जो इतिहास है, इन दोनों के बीच में गद्दी को लेकर लड़ाई झगड़ा था। तो 1570 में जब सदाशिव राय की हत्या कर दी जाती है, तब तिरुमल एक नए वंश की शुरुआत करता है, आरवीडू वंश। आरवीडू वंश अगर विजयनगर साम्राज्य से अलग भी पढ़ें तब भी कोई इसमें अचंभो वाली बात नहीं है, क्योंकि आरवीडू वंश जो था इसकी राजधानी विजयनगर नहीं थी, इसकी राजधानी पेनकोंडा थी। आंध्र प्रदेश में जगह है पेनकोंडा, पेनकोंडा वो राजधानी थी आरवीडू वंश में।
ठीक है। तो ये तुल्लु वंश है। तो कहीं 1505 से 1570 आए तब भी मत घबराइएगा, 1505 से 1565 आए तब भी मत घबराइएगा। टाइम पीरियड में कुछ नहीं रखा हुआ है। खुद इतिहासकारों को लेकर इसमें विवाद है कि क्या हुआ था इस टाइम पीरियड पर, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा रिपीट करना चाहिए। वीर नरसिम्हा राय के द्वारा स्थापना की गई, समझ में आ गया। इसके बाद इनके छोटे भाई आए हैं, ये सबसे महान शासक थे। इसके बाद इनके मृत्यु के बाद इनके चचेरे भाई अच्युत देव राय आए हैं। अच्युत देव राय का बेटा कुछ दिनों के लिए आया, लेकिन जल्दी ही गद्दी सदाशिव राय को मिल गई। राम राय की सहायता से। राम राय कृष्णदेव राय का दामाद था और 1565 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है तालीकोटा के युद्ध में राम राय की। इस युद्ध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एक संघ बना लेते हैं। बरार नहीं शामिल होता है। बरार की गोलकुंडा के साथ अनबन थी और कई और जो इसमें राज्य हैं इनके साथ अनबन होने के कारण ये हिस्सा नहीं लेता है। बस ये 4 जो सुल्तान थे दक्कन के, इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इसके क्लास नोट ज़रूर ले लीजिएगा, टाइम बचाइए और अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।